आतमजीत सर, अब जब चंद्रबाबू नायडू की हम बात कर रहे थे, चंद्रबाबू नायडू आज मिलने पहुंच रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी का एनडीए में शामिल हो जाना कितनी अहमियत रखता है, कितना अहम है ये जो जुड़ाव है, ये जो गठबंधन है। और दूसरा जो अभी शर्मिला का जिक्र है, तो क्या वाईएस शर्मिला का कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाने का इफेक्ट जो है वो जगनमोहन रेड्डी को निपटा दिया जाएगा? देखिए, नमस्कार राम प्रकाश जी और एम राजेंद्रन जी। जहां तक शर्मिला का सवाल है, शर्मिला तो वाईएस जगन रेड्डी की बहन है और उनकी माता जी और शर्मिला जी ने फील्ड में बहुत काम किया है। आंध्रा का जो कोस्टल एरिया है, उसकी जितनी भी रायलसीमा की और आंध्रा की कोस्टल बेल्ट की सीटें हैं, उस पे तो डेफिनेटली शर्मिला का कांग्रेस में आने का बेनिफिट कांग्रेस को मिलेगा और वाईएस जगन रेड्डी का उसमें एक बड़ा नुकसान होने की संभावना है। और ये बात तो तय है कि अगर शर्मिला जी ने कांग्रेस ज्वाइन की है तो ये वो समझ रही हैं और मतदाता भी समझ रहा है कि जो रेड्डी साहब की फैमिली है वो समझ रही है कि साउथ में बीजेपी की सीटें कटने वाली। तो एक तरफ वाईएसआर के जगनमोहन रेड्डी क्योंकि बीजेपी के साथ एनडीए में है और आपने देखा किस तरीके से हेमंत सोरेन को झारखंड में उठाया गया, चंद्रबाबू नायडू भी जेल में थे कुछ समय के लिए, और जिस तरीके से ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स का डर दिखाकर इन नेताओं को के ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं और करप्शन चार्जेस पे इनको अरेस्ट किया जा रहा है, तो ये एक बीजेपी मोदी सरकार की चाल है कि सारी ऑपोजिशन को टेंटेड कर दो ताकि आप 2024 के इलेक्शन में ये बता सको कि ऑपोजिशन जो है वो सारी करप्ट है और जो बीजेपी में है वो सारे वॉशिंग मशीन के धुले। तो ये एक नरेशन बीजेपी चलाने की कोशिश कर रही है और उसी श्रृंखला में आपने देखा आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को भी 5 से ज्यादा नोटिस जा चुके हैं, समन जा चुके हैं और अब राजनीतिक हलकों में ये भी बात आ रही है कि उनका अरेस्ट होना तय है। अब चंद्रबाबू नायडू का ये सवाल हो जाता है कि चंद्रबाबू नायडू पे सिर पे तो तलवार लटक रही है, उनके पास तो पावर भी नहीं है, न स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ है, न स्टेट पुलिस उनके साथ है। तो अपनी राजनीतिक अस्मिता बचाने के लिए बीजेपी के साथ टाई अप करने के अलावा उनके पास विकल्प भी क्या है। चूंकि शर्मिला ऑलरेडी कांग्रेस ज्वाइन कर चुकी हैं तो वैकेंसी भरी जा चुकी है, तो टीडीपी के पास कोई चारा नहीं बच जाता कि वो या तो एनडीए अलायंस के साथ हो जाए या फिर इंडिया अलायंस में वो अपना कांग्रेस से बातचीत करे। पर चूंकि टीडीपी को ये लग रहा है कि अगर शर्मिला के वहां जाने से वैक्यूम वो भरा जा चुका है और ज्यादा वो चंद्रबाबू नायडू उसमें वैल्यू एडिशन नहीं कर पाएंगे इंडिया अलायंस में, और चूंकि अमित शाह और मोदी जी चाहते हैं कि एनडीए गठबंधन के जो पुराने साथी हैं वो एनडीए गठबंधन में आ जाएं। आपने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा कि पहले तो उन्होंने कहा आपकी बार 400 पार, ये नारा पार्लियामेंट में भी अभी लोकसभा के जो अभी सेशन चल रहा है उसमें भी लगाया गया, और फिर ही प्रधानमंत्री मोदी खुद ही कहते हैं कि 370 सीटें लेके आएंगे। तो अगर प्रधानमंत्री मोदी ने मान लिया है कि वो 370 सीटें लेके आएंगे तो ये उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि सारे एनडीए के घटक दल 30 सीटों से ज्यादा नहीं पाएंगे, चाहे वो कोई भी अलायंस हो उनका। तो जब उन्होंने सारे अलायंसेस को बारी बार खत्म ही कर दिया, पंजाब में उन्होंने अकाली दल को खत्म कर दिया, महाराष्ट्र में शिवसेना के 2 फाड़ कर दिए और अपने सारे टाइप्स उनके जो हैं इस टाइम इतने लूज एंड में हैं कि वो सिर्फ एक दिखाना चाहते हैं कि मैं जो है कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म के साथ हूं, पर असलियत में अगर देखा जाए तो वो फेडरलिज्म के नाम पे सिवाय स्टेट्स के शोषण करने के और कुछ नहीं कर रहे हैं। आज भी जंतर मंतर पर कर्नाटका, केरल और तमाम स्टेट गवर्नमेंट्स, तमिलनाडु, उनके नुमाइंदे जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे हैं कि 15वें फाइनेंस कमीशन में हमारा प्रिवी जो है, हमारा स्टेट प्रिवी काट दिया गया है, हमारी डेवोल्यूशन होके हमारे टैक्स का पैसा जो हमें मिलना था उसमें कम से कम 45,000 से 1.5 लाख करोड़ की कटौती की गई है। स्टेट के वेलफेयर प्रोग्राम नहीं चल पाएंगे और सिवाय डबल इंजन की सरकार पे जहां मोदी जी की बीजेपी की सरकार है स्टेट गवर्नमेंट्स की, वहीं स्टेट गवर्नमेंट का अनुदान ज्यादा है और जहां ऑपोजिशन की सरकार है उनको उनके हक का पैसा भी नहीं मिल रहा है। यही बात वेस्ट बंगाल से उठ के आई, यही कर्नाटका से उठ के आई, यही तमिलनाडु से उठ के आई, यही केरल से उठ के आई और ये बात धीरे धीरे पंजाब वाले भी कर रहे हैं। बिलों को गवर्नर्स के पास रोक दिया जाता है, उनको अप्रूव टाइम पे नहीं किया जाता है, फिर उनको प्रेसिडेंशियल असेंट के लिए भेज दिया जाता है। इस तरीके की अनकॉन्स्टिट्यूशनल और असंवैधानिक चीजें आज से पहले कभी नहीं हुई और इसी का नतीजा है
कि अब साम दाम दंड भेद करके इन लोगों को, जो पुराने अलायंसेज हैं एनडीए को, उनको डरा धमके उनको वापस बुलाया जा रहा है। इसकी पहली कड़ी में आपने देखा नीतीश कुमार को, जिन्होंने सामाजिक दृष्टि से सोशल जस्टिस की बात की और उसकी जाति जनगणना और इकोनॉमिक जनगणना कराई और 95 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपए देने का सह रोजगार के लिए अनुदान किया, उस पार्टी के मुखिया को भी वापस आना पड़ा एनडीए में। क्या मजबूरी वैश्विक रही होगी, क्या उनपे बातचीत हुई होगी, क्योंकि नीतीश कुमार भी जानते हैं कि अगर वो एनडीए में नहीं जाते, उनकी सरकार गिरा दी जाती, उनके पार्टी के दो फाड़ कर दिए जाते और उसके बाद उनके पास ना सीएम की कुर्सी बचती ना पार्टी बचती। तो इस तरीके से जब आप स्टेट लेवल पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के नाम पे टेररिज्म फेडरलिज्म की अवधारणा करेंगे तो ये सब चीजें होंगी, पर इससे कोई ज्यादा फायदा एनडीए के गठबंधनों को नहीं होने वाला है, क्योंकि एनडीए के गठबंधन जो हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो सिर्फ डर की वजह से उनको ज्वाइन कर रही हैं, उसका और कोई वजह नहीं है। उनको पता है नहीं करेंगी तो आज वजूद समाप्त हो जाएगा और करेंगी तो कुछ समय बाद वजूद समाप्त हो जाएगा। तो जो हाशिए पे नेता है जी, वजह कुछ भी हो, किसी भी वजह से गठबंधन में जा रहे हो, लेकिन जब गठबंधन में जा रहे हैं, सीटों का समझौता होगा तो चुनाव लड़े जाएंगे, सीटों के समझौते होंगे तो प्रचार होगा, सारी चीजें होंगी। और जब भाजपा के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं तो चाहे वो 10 सीटें जीते या 5 सीटें जीते या 50 सीटें जीते, जाएंगी तो वो एनडीए के खाते में ही ना। तो भाई अब की बार 400 पार का नारा भाजपा दे ही रही है। जब अब की बार 400 के नारे में केविएट जो है वो केविएट समझिए, वो ये है कि 2019 के इलेक्शन में बीजेपी कितनी सीटों पर लड़ी थी और उनको 301 सीटें हासिल हुई थी। ठीक है, पिछले इलेक्शन में जितनी भी सीटें लड़ी थी 301 सीटें हासिल हुई थी। आज की डेट में वो 370 सीटों का वादा कर रही है। ठीक है, 370 सीटों का वादा अकेले दम पे कर रही। इसका मतलब है क्षेत्रीय दलों की 70 सीटें वो खा गई, क्षेत्रीय दलों की 70 सीटें खा गई और क्षेत्रीय दलों को सिर्फ 30 सीटों पे मजबूर कर दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी खुद कह रहे हैं कि हम 370 लाएंगे तो टोटल सीटें अगर 400 हैं तो 30 सीटों में ही क्षेत्रीय दल समेट जाएंगे और 30 सीटों में अगर क्षेत्रीय दल समेट जाएंगे तो उन क्षेत्रीय दलों का क्या फ्यूचर रहेगा। बात यह आ जाती है, मैं नहीं मानता कि 370 बीजेपी लेके आ रही है, पर बीजेपी अकेले दम पर यह इलेक्शन लड़ना चाहती है, क्षेत्रीय दलों को सिर्फ डरा धमका के अपने साथ कर रही है, क्योंकि वो दिखाना चाहती है कि वो क्षेत्रीय दलों के साथ अलायंस में है और उसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से कोई दिक्कत नहीं है, यूनियन ऑफ स्टेट से कोई दिक्कत नहीं है। पर असलियत जो है वो सामने आपके जंतर मंतर पर स्टेट के सीएम्स, स्टेट्स के मंत्री, स्टेट्स के कार्यपालिका भी परेशान है। पहले आप क्या करते हैं, आप उस स्टेट में जाते हैं, उस स्टेट की जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको परेशान करते हैं, उनको कहते हैं आपके पास ये अचल संपत्ति कहां से आई, आपके बच्चे बाहर क्यों रहते हैं, कौन कहां पढ़ता है, आपने प्रॉपर्टी कैसे बनाई, आपकी वाइफ की क्या इनकम टैक्स रिटर्न है। क्योंकि वो ब्यूरोक्रेट्स आईएएस लॉबी से हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, उनको सेंटर की सरकार द्वारा, ईडी द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, उनको बैकआउट किया जाता है। उनको बैकआउट करने के बाद ये डायरेक्ट वहां की जो वहां के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो वहां के एमएलए हो, वहां के मिनिस्टर हो, वहां के सीएम हो, उन पर अटैक किया जाता है। पहले उनको ब्यूरोक्रेसी को डरा धमका के उनको एडमिनिस्ट्रेशन ना करने देने की हिदायत दी जाती है और उसके बाद विधायिका पे अटैक किया जाता है। तो फिर ये स्टेट के फेडरल स्ट्रक्चर पे अटैक नहीं तो और क्या है। मैं एक बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा, आज तो मामला खाली विधायिका का है कि जिस तरीके से वो सीएम और ऑपोजिशन गवर्नमेंट के लोगों को अटैक कर रहे हैं, कल को ये स्टेट गवर्नमेंट जिनके पास स्टेट पुलिस है, अगर उन्होंने सेंटर के यूनियन मिनिस्टर्स और एमपीज को अटैक करना शुरू कर दिया या डबल इंजन की सरकार के एमएलएस को अटैक करना शुरू कर दिया, ये कह के कि इनका यहाँ घर है और इनके अचल संपत्ति है और हम भी उन पे कार्रवाई करेंगे, हमें ज्ञात हुआ है कि ये किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल हैं, तो फिर सेंटर की सरकार के नुमाइंदों को स्टेट की पुलिस से कौन बचाएगा। आपने देखा था पंजाब में और दिल्ली में जब एक बार ऐसा हुआ था कि एक सोशल मीडिया में ट्विटर पे एक एक्टिविस्ट ने कोई बात कह दी थी और यहां से दिल्ली से पंजाब पुलिस उसको अरेस्ट करके ले जा रही थी भगवंत मान की, और हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर की पुलिस ने पंजाब की पुलिस को रोक के उसको वहां से रिहा करवा के दिल्ली वापस लेके आए थे। तो अगर इस तरीके का काम शुरू हो जाएगा फिर तो मोदी सरकार के सारे कार्यरत फेल हो जाएंगे, एक्सपोज हो जाएगी। तो क्योंकि ऐसी सिचुएशन ना आए, अभी तक ऑपोजिशन रूल स्टेट्स में
ऐसी कोई बात नहीं हुई, ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, पर अफवाहें उड़ाई जाती हैं। आपने महाराष्ट्र में देखा किस तरीके से उद्धव ठाकरे को लेके एक अफवाह उड़ाई गई कि उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमने आपको नहीं छोड़ा, आपने हमें छोड़ा था। और जब उस पूरे वक्तव्य को अगर आप उसकी टेप सुनेंगे तो उनका कहने का मतलब था कि आपने अपनी खुदगर्जी की वजह से हमसे जो है टाइप तोड़ा है, ये हमारी गलती नहीं है, ये आपकी गलती है। तो ये नरेशन के जब कुछ पॉइंट्स चलाए जाते हैं और ये बताया जाता है कि उद्धव ठाकरे वापस आना चाहते हैं, शरद पवार से बात चल रही है, अजीत पवार को इलेक्शन कमीशन मान्यता दे देता है, तो फिर देश का कौन सा इंस्टीट्यूशन या संस्थान बचा है जो देश के लोकतंत्र को बचाएगा? वो देश की जनता ही है जो देश को बचा सकती है। आदमजीत सर, अभी एक नया पैटर्न देखा जा रहा है राजनीति के अंदर, और इस जो नए पैटर्न में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है ईडी का रोल। हर जगह, हर राज्य में, हर नेता के साथ ईडी। मैं सर, ये जो नए पैटर्न में जो ईडी की बात हो रही है, जिस तरीके से ईडी का रोल देखा जा रहा है, ये कितना इंपॉर्टेंट हो गया है कि अब पूरी की पूरी सियासत ही ईडी पर डिपेंड होती जा रही है। विपक्ष को खत्म करना हो, विपक्ष को दबाना हो, विपक्ष के किसी पार्टी को तोड़ना हो, विपक्ष के किसी नेता को टारगेट करना हो, और इन सारी चीजों में ईडी इंपॉर्टेंट हो जा रही है। तो ऐसे में ये जो है पहले तो हम ये समझ लें कि ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की पावर्स क्या हैं और क्यों ये अब ज्यादा प्रखर हो गया है कि ऑपोजिशन रूल स्टेट्स में करप्शन के मामले को लेकर, मनरेगा को लेकर, वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ के लोकल ब्यूरोक्रेट्स, आपने देखा होगा एक पूजा मित्तल भी थी जो वेस्ट बंगाल में, जिनके घर में पैसा बरामद किया गया ये कह के कि ये मनरेगा मजदूरों का पैसा उन्होंने इकट्ठा किया था और इसमें वेस्ट बंगाल की सरकार लिप्त है। शिक्षार्थियों के भर्ती मामले में भी उनके वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी के मिनिस्टर को धमकी दी गई और उसके बाद जब वो दूसरी तरफ शिफ्ट कर गए बीजेपी की तरफ तो उनके सारे पाप धुल गए। तो ये ईडी का कार्यक्षेत्र क्या है ये समझ लेना जरूरी है। ईडी का कार्यक्षेत्र ये है कि कहाँ सीआरपीसी और आईपीसी की धाराओं के तहत जो समय पे थी, जिसको आज की डेट में नागरिक सुरक्षा और दूसरा संहिता के नाम से अब नए लॉज बन गए हैं, उस समय पे ये था कि अगर आपका ट्विन टेस्ट जरूरी था। पहला टेस्ट ये था कि आपने कोई ऑफेंस किया है, प्रेडिक्टमेंट ऑफेंस है जिसमें आपने पैसे का गलत धन अर्जित किया है, चाहे वो आपने सरकारी पैसा लूटा हो या गैर सरकारी पैसा लूटा हो, किसी को धोखा दिया हो या 420 का केस आपके ऊपर, वो केस पहले दर्ज होना चाहिए, किसी एफआईआर के ऊपर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, चार्जशीट होनी चाहिए और उसकी कोर्ट में कोई सुनवाई चल रही होनी चाहिए, चाहे वो लोअर कोर्ट में हो, सेशन कोर्ट में। उसके बाद दूसरा विषय आ जाता है, क्योंकि उस धन को पकड़ा नहीं गया या उसकी प्राप्ति नहीं हुई, तो क्या उस धन से कोई टेंटेड प्रॉपर्टी खरीदी गई? अगर वो टेंटेड प्रॉपर्टी खरीदी गई या उस पैसे को हवाला के जरिए बाहर के देश में भेजा गया, तो उसको कहा जाता है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब ये होता है कि आपने पैसे को, ब्लैक को व्हाइट करने के लिए वो पैसे को लॉन्डर किया, चाहे उसकी प्रॉपर्टी खरीदी या उसको रीरूट किया बाहर की कंपनी में, शेल कंपनीज बना के, जो अदानी की कंपनियां करती हैं, अपने शेयर को 100 रुपए का 4,000 रुपए का करती हैं। तो ये परफेक्ट केस बनता है ईडी का। पर बजाय ईडी को जो पनामा पेपर में लिप्त लोग हैं, जो नेता, अभिनेता, क्रिकेटर्स, पॉलिटिशियंस, जिनकी शेल कंपनियां हैं, बजाय ईडी को वहां कार्रवाई करने के, इन्होंने ईडी को ऑपोजिशन के प्रताड़न में लगा दिया। पहली बात तो ईडी नोटिस भेजती है, ईडी के पास कोई इस तरीके के पुलिस एक्ट के राइट्स नहीं। ईडी एक जांच एजेंसी है, ईडी कोई इन्फोर्समेंट एजेंसी नहीं है, मतलब वो लॉ को इन्फोर्स करने के लिए नहीं बनी है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एक जांच एजेंसी है, उसका काम है जांच करना और रिपोर्ट देनी। ईसीआईआर इसीलिए नहीं दिखाई जाती। और जब कभी किसी विटनेस को या एक्यूज को बुलाया जाता है तो उनका काम है स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना। जब वो कहते हैं कि इनको बुलाया गया, हमने इनको 8 घंटे बैठा के रखा, 10 घंटे बैठा के रखा, तो सिवाय क्वेश्चनर के तो वो कुछ पूछ ही नहीं सकते। बैठा के इसलिए रखते हैं, ये दिखाते हैं कि उन पर कार्रवाई चल रही है। ये एक पॉलिटिकल मोटिव है, ये दिखाने के लिए कि देखिए कि ईडी कितना सशक्त है। एक देश के एक स्टेट के सीएम को या एक एक्स सीएम को या मिनिस्टर को या मेंबर पार्लियामेंट को या ऑपोजिशन के लीडर को वो 8-8, 10-10 घंटे बैठा के रखती है। आपने सोनिया गांधी के मामले में देखा, आपने लालू यादव के मामले में देखा, आपने बाकी मामलों में देखा। सर, उनका जी जी फिर ये जो आरोप इनके ऊपर लगते हैं कि जो रिकॉर्डिंग होती है और ये सारी चीजें जो होती हैं वो फिर डिलीट कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है, मिटा दिया जाता है। जी, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वहां पे अगर आप एक्यूज हैं
तो आपके पास राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन है कि आप मना कर सकते हैं कि मैं स्टेटमेंट नहीं दूंगा, आपको जो पूछना है आप पूछिए, मेरे पास आपको देने के लिए कोई जवाब नहीं है, मेरा लॉयर जवाब देगा या मैं कोर्ट में अपना रिप्लाई सबमिट करूंगा। अगर वो विटनेस है तो वो स्वेच्छता से अपना स्टेटमेंट दे सकता है कि मुझे आपने एज अ विटनेस बुलाया है, आप मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं किसी के बारे में, तो मुझे जो ज्ञान है या जो मुझे बात पता है मैं वही बता सकता हूं। अब ईडी ने क्या किया है, बजाय ये बताने की जिनको बुलाया जाता है कि आप एक्यूज हैं कि आप विटनेस हैं, वो स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर देती है। और जब स्टेटमेंट में वो बताती है लास्ट में कि आप तो विटनेस हैं इस केस के, आप एक्यूज नहीं हैं, तो विटनेस कहता है भाई ये मेरे को आपने बताया नहीं पहले कि मैं एक्यूज हूं कि विटनेस हूं, इसलिए ये स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड ना जाए। तो जब ये बातें होती हैं तो वो जो अंश होते हैं जिसमें वो प्रोटेस्ट करता है कि ये स्टेटमेंट आपने मुझे धोखे से रिकॉर्ड की है, तो उसके अंश उन वीडियो रिकॉर्डिंग्स में डिलीट कर दिए जाते हैं। आतिशी का यही इल्जाम है कि आपने जितने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए, चाहे वो विजय नायर का स्टेटमेंट था, चाहे वो संजय सिंह के एसोसिएट्स का स्टेटमेंट था, चाहे वो मनीष सिसोदिया के जो उनके कार्य क्षेत्र में लोग हैं उनका स्टेटमेंट था, या और भी आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया के इंचार्ज थे उनका स्टेटमेंट था, या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का था, ये सब स्टेटमेंट्स आपने धोखे से रिकॉर्ड किए। और चूंकि आप उनको बुला के ये कहते हैं कि हम तुम पे कार्रवाई करेंगे और तुम पे ये करेंगे, डरा धमका के उनसे ये काम करवाए जाते हैं। उसका जो डोजियर है, उसका जो क्वेश्चनर है, वो भी ईडी के लोग खुद ही बताते हैं इन एक्यूज पर्संस को, एमिनेंस प्रोमिनेंट लोगों को, कि भाई साहब हमारे से हमें आप कुछ ना कहिए, हमसे आपकी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, हमसे जो कहा जा रहा है हम कर रहे हैं। तो आप इस बात को समझिए, जब उनको तोड़ मरोड़ के, उनके हाथ पैर बांध के जब उनसे ये काम करवाया जा रहा है, तो इसके पीछे कौन हो सकता है? इसके पीछे दो ही लोग हैं, और वही दो लोग हैं जो एनडीए अलायंस को डरा के धमका के उनको वापस एनडीए अलायंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी फेस सेविंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्योंकि उनका चाल चरित्र और स्टेट्स के प्रति जो संवेदना है वो लोगों में जग जाहिर हो चुकी है, और लोग जल्दी बेवकूफ बनने वाले हैं नहीं। तो अब फेस सेविंग करने के लिए ये 3-4 अलायंस पार्टनर वहां दिखाना चाहते हैं। इनको पता है कि क्लियर मेजोरिटी तो हम वैसे 370 एमपी लेके आ जाएंगे, पर इनको वो एज अ स्टेज पे, एज ए एनडीए घटक दल, अपनी वैलिडिटी के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के लिए, कि देखिए ये स्टेट्स के लीडर हमारे साथ हैं, हम स्टेट्स का प्रताड़न नहीं करते, उस नरेशन को काउंटर करने के लिए जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई और इनकम टैक्स द्वारा लोगों में जा रहा है, उसको नरेशन को काउंटर करने के लिए ये सब किया जा रहा है। ये एक आप कह दीजिए कि जैसे वॉशिंग मशीन में सब धुल के लॉन्डर हो जाता है, साफ हो जाता है, ये घर की पुताई हो रही, ये दिवाली से पहले घर की पुताई हो रही, जो काले पुत गई है, जो खून के धब्बे हैं उनको साफ किया जा रहा है। जी, एक दर्शक हैं रियांशु, उनका वो सवाल कर रहे हैं कि आतमजीत सर से सवाल सर पूछिए कि क्या जयंत चौधरी बीजेपी के साथ जा रहे हैं? गोदी मीडिया में इस तरीके की लगातार खबरें चलाई जा रही है। हालांकि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के बीच सीटों का बंटवारा भी हो चुका है, फिर भी आतमजीत सर आप जवाब दे दें। मैं कल बागपत बड़ौत में गया था। मैं बागपत, बड़ौत और मेरठ के और मुजफ्फरनगर के कम से कम 4 या 5 विधानसभाओं में घूम के आया हूँ, और मैं सबसे बात करके आया हूँ। वहां जयंत चौधरी बिल्कुल बीजेपी में नहीं जा रहे हैं, उल्टा जयंत चौधरी पे प्रेशर है कि आप कम से कम 12 या 13 सीटों पे अपनी मेंबर पार्लियामेंट कैंडिडेट खड़े करिए, और उनके पास कैंडिडेट हैं भी। समाजवादी पार्टी ने उनको 7 सीटें दी हैं, पर उनकी कैपेबिलिटी कम से कम 12-13 सीटों पे लड़ने की है। और जो वहां बात खुल के आ रही है कि इस दफा 7 या 8 एमपी जयंत चौधरी के जीत के आएंगे, क्योंकि वहां का जाट, वहां का किसान, वहां का मुसलमान सब एक हो चुका है। जो मुजफ्फरनगर में फैक्ट्री लगाई गई थी हिंदू वर्सेस मुस्लिम की, वो अब जादू वहां नहीं चलेगा। इसलिए लोगों को समझ में आ गया है कि अदानी को एफसीआई के गोदामों की चाबी देकर और एमएसपी को कानूनी दर्जा ना देकर, एमएसपी की खरीद को कानूनी दर्जा ना देकर, ये किसान विरोधी सरकार है। और जिस तरीके के डीएपी के रेट बढ़े हैं, यूरिया के रेट बढ़े हैं, और इस बजट में जिस तरीके से किसानों के डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट को और कृषि संबंधित खाद की सुरक्षा को लेकर और कृषि संबंधित यूरिया की सब्सिडी को लेकर, मनरेगा के मजदूरों के एलोकेशन को लेकर जिस तरीके की कटौती की गई है, उससे वो समझ चुके हैं कि 2024 के बाद किसानों की जमीनें भी नहीं बचेंगी। किसान अपनी अस्मिता के लिए लड़ रहा है और मुसलमान अपनी एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहा है। तो ये बहुत एक बड़ा तबका वेस्टर्न यूपी में आपको बीजेपी के खिलाफ वोट करता मिल जाएगा, और जयंत चौधरी बीजेपी में तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। और उल्टा जयंत चौधरी कोशिश करेंगे, ये भी बात चल रही है कुछ हलकों में, कि जयंत चौधरी अगर मान लीजिए सपा उनको
12-13 सीटें नहीं दे सकती है तो जयंत चौधरी अकेले भी जा सकते हैं। और अगर जयंत चौधरी अकेले चले गए तो देश का मुसलमान किसी एक पार्टी के पीछे नहीं खड़ा है, एक पार्टी के पीछे नहीं खड़ा है। वो देखेगा जो विनिंग कैंडिडेट होगा उसी को वोट डालेगा। तो जयंत चौधरी को फर्क नहीं पड़ता कि वो इंडिया गठबंधन से लड़े या बीजेपी, वो अकेले अपने दम पे 12-13 सीटों पर लड़ सकते हैं, उनको किसी की जरूरत नहीं।